ये रोटी गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसके किनारे बहुत कड़क है, किनारे निकाल के खानी पड़ेगी। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये परतदार नहीं बनी, फूल ही नहीं पाई, बिल्कुल रूखी सूखी सी बनी है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि इसकी एक लेयर बहुत पतली और एक बहुत ज्यादा मोटी है। फिर सही कौन सी है? सही तो ये है जो आपके एक मुट्ठी में समा जाए, बेहद स्वादिष्ट और एकदम मुलायम हो, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, और अगर आप इसे तोड़ें तो बिल्कुल परतदार हो। इसकी दोनों ही लेयर एक जैसी, बिल्कुल नरम मुलायम। ऐसी ही रोटियां बनाना आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके रोटी से जुड़ी इन 14 बातों को जानते हैं। अच्छी रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ और उसको छानने के बाद ही आपने यूज करना है। आटा अगर आप डिब्बे में से निकाल रहे हो तो रैंडमली ना निकालें। आपके घर में आप मेंबर्स की क्वांटिटी देख लीजिए, वो कितना खाना खाते हैं सबको पता होता है। तो आपने आटे को पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है, उस हिसाब से आपकी रोटियां या फुलके चपातियां बनेंगी। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप अपनी मुट्ठी में आटे को बिल्कुल कस के पकड़े। एक मुट्ठी आटे में लगभग आपकी 2 रोटियां बनेंगी मीडियम साइज की। इस हिसाब से आप अपनी रोटियों का अंदाजा लगा सकते हैं ताकि वो कम या ज्यादा ना बने। नरम मुलायम स्वादिष्ट रोटियां बनाने के लिए आटे में जरा सा नमक और तेल के बजाय घी का इस्तेमाल करें। इससे रोटियों का स्वाद और इसकी सॉफ्टनेस आपको ज्यादा मिलेगी। अब आटा गूंथने के 3 तरीके मैं आपको बताती हूँ टाइम के साथ कि किसमें हमें कम टाइम लगा, किसमें ज्यादा टाइम लगा। पहले तरीके में हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको इस तरीके की बीटर मशीन के साथ मिले होंगे। इन्हें फिक्स करने के बाद आप इसे हाई स्पीड पे चलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। अगर आप मशीन का इस्तेमाल करके आटा गूंथ रहे हैं तो आपको आटे को ऊंचे बर्तन में लेना होगा, जैसे कि पतीला। मशीन इस्तेमाल करते वक्त आपको आटा और पानी दोनों को नाप कर ही लेना पड़ता है, तभी आप सही आटा लगा पाएंगे। वरना क्या होगा, आटा आपका गीला हो जाएगा, जैसे कि आप साइड में देख रहे हो। और अगर आटा गीला हो जाए तो ना तो आप इसकी रोटियां सही बना सकते हो और ना ही इसको सही ढंग से बेल सकते हो। चकले से निकालते निकालते ही रोटी आपकी टूट जाएगी। मशीन को सीधा अपने हाई स्पीड पे चलाना है क्योंकि लो स्पीड पे ये घूमेगी ही नहीं आटे के अंदर। इसलिए आटा और पानी दोनों को नाप के लीजिए। जितना आटा ले रहे हैं उसके आधा आपने पानी लेना है, जिस भी बर्तन से नापेंगे। और आप देखेंगे कि मिनटों में आपका आटा बनके तैयार है। साइड में आपकी सुविधा के लिए मैंने घड़ी भी रखी हुई थी, तो 2 या 2.5 मिनट के अंदर आप मशीन से आटा लगा सकते हो। पतीले के अंदर का भी पूरा निकल चुका है और आपके हाथ भी गंदे नहीं हुए। दूसरा तरीका है मिक्सी का। यहाँ भी हम टाइम देख लेंगे कि कितना लगा। मिक्सी में भी आपको आटा और पानी दोनों को नाप के ही लेना पड़ेगा, तभी आप सही आटा लगा पाओगे। मिक्सी को आपको पल्स मोड में चलाना है और आप देखेंगे कि 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपने मिक्सी के अंदर आटा लगा लिया है। फिर इस आटे को एक बर्तन में निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा तेल या घी लगा के इसको चिकना करना पड़ेगा और आपके मिक्सी जार की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरा तरीका कि आखिर इसमें कितना टाइम लगा। तीसरा तरीका तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है घरों में, जो ट्रेडिशनल तरीका है। इस तरीके में हम हाथ से आटे को गूंथेंगे। जिनको आटा गूंथने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेसी लगता है ये काम, उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले आटे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ उंगलियों की मदद से आटे को पूरी तरीके से गीला कर लेना है। ये देखिए गीला हो गया। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप और थोड़ा पानी ऐड कर हम आटे को थोड़ा सा मसलना शुरू कर देंगे। यहाँ भी हमने घड़ी रखी है, टाइम आप देखते जाइए। आप देखेंगे कि जो उंगलियों को आटा चिपका हुआ था उसे निकालने की मुझे कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ी, ना चम्मच लगाना पड़ा ना कुछ। अपने आप ही उंगलियों में जो आटा थोड़ा सा चिपक जाता है वो आटे में ही मिक्स हो जाएगा। तो देखा, हमारे हाथ ने भी मशीन को टक्कर दे दी है। बहुत जल्दी से हमने आटा प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन अभी आपको हाथ से आटे को ज़्यादा देर तक मसलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, आटे में थोड़े से छेद बना लीजिए और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे ताकि पानी आटे में अच्छे से सोक हो जाए और आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इसे ढक के छोड़ना है आगे के 10 मिनट। 10 मिनट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आटे ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। दोबारा से हम इसको एक जगह कर लेंगे। फिर आप चाहे तो 2-3 मिनट के लिए आटे को मसल के चिकना बना सकते हो। आपकी आटे की लोई बहुत ही बढ़िया चिकनी स्मूथ बन के तैयार होगी, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लेनी पड़ी, ना ही आपके हाथ ज़्यादा गंदे हुए। इसके अलावा ये और कुछ तरीके जिससे आप बिना हाथ गंदे किए आटा लगा सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है हाथ से आटा लगाने का तरीका, क्योंकि आपको इससे 3 फायदे मिलते हैं। आटे में पानी कितना जाएगा ये हम मैनेज कर सकते हैं, आटे की स्मूथनेस हमें समझ में आती है, आटे का टेक्सचर हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे मैंने लोई को तोड़ लिया है। सूखे आटे में मैं इसको डस्ट कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा सूखा आटा ना लगाए,
क्योंकि इससे जुड़े हैं आपके 3 प्रॉब्लम्स। पहला तो ये कि ज़्यादा आटा लगाने से आपकी रोटियां तवे के ऊपर जलने लग जाएंगी, जलेंगी इसलिए वो काली पड़ेंगी, या कभी कभी रोटियां हल्की हल्की पीली पीली भी पड़ जाती है ज़्यादा आटा इस्तेमाल करने से। अब सही तरीका क्या है रोटी बेलने का? बुजुर्गों ने कहा है कि रोटी अपने आप चकले के ऊपर घूमनी चाहिए, तब मानो कि आपको सही रोटी बनाना आ गया। तो घूमेगी कैसे? बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों पकड़ना है, तभी ये अपने आप से घूमेगी। और पता है इसका घूमना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक जैसी हर तरफ से आप बेल पाते हो, कहीं भी कम ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और जितनी बीच में है उतनी ही आपके किनारे पे बनेगी। क्योंकि अगर आपने रोटी के किनारे बारीक कर दिए तो पता है क्या होगा? किनारे थोड़ी देर बाद कड़े हो जाएंगे, ताज़ी रोटी है या बासी आप समझ नहीं पाओगे, फिर किनारे निकाल के अंदर की रोटी खानी पड़ेगी। और अगर आपने बीच में बारीक कर दी तो आपकी रोटी चाहे जितनी कोशिश कर लो वो कभी फूल ही नहीं पाएगी। तो फिर सवाल आता है कि रोटी की थिकनेस को आखिर कितना रखा जाए? एक रैंडम सोल्यूशन है मेरे पास। 1 रुपए की कॉइन होती है फ्रेंड्स, उससे हल्का सा मोटा है बस, या उसके बराबर की थिकनेस आप रख सकते हो। मस्त पतली नाजुक नाजुक रोटियां बनके तैयार होंगी, लेकिन ना इससे ज़्यादा पतली कीजिएगा ना मोटी कीजिएगा। अगर आप रोटियों को मोटा बेलते हो पूरी की तरह, एक साइड बिल्कुल इसकी बारीक और एक साइड मोटी, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप रोटियों को मोटा बेल रहे हो। तो लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बेलकर हमारी तैयार हो चुकी है। रोटी में आपको कहीं भी ज़्यादा सूखा आटा लगा हुआ नजर नहीं आएगा। अब ना तो ये रोटी काली पड़ेगी ना पीली पड़ेगी, बिल्कुल सफ़ेद बन के तैयार होगी। अब रोटी सेकने के भी अलग अलग तरीके हैं या तवे अलग अलग हैं, तो कौन सा यूज़ करें ये समझ नहीं आता। तो ये 5 अलग अलग तरीके के तवे इस्तेमाल करके मैं आपको रोटी सेक कर बताती हूँ किसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छी बनी। देखते हैं। पहला है एल्यूमिनियम का तवा। ये तो मुझे बहुत कबाड़ खाने से निकालना पड़ा क्योंकि मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कार्बन आ चुका है। ऐसा अगर आपके एल्यूमिनियम तवे पे या लोहे के तवे पे आ गया है तो उसको साफ कर लीजिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ रोटी सेकने का तरीका देखें, वो फिलहाल आप देख लो। इसमें आप रोटियों को सेक सकते हो, आराम से आपकी रोटी सही तरीके से बन जाती है। इसलिए बहुत से घरों में अभी भी एल्यूमिनियम का तवा ही यूज़ करते हैं, ये पता होने के बावजूद कि एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम के तवे यूज़ करके रोटी सेकने में कितना टाइम लगता है इसे भी मैंने नोट करके रखा था, जो ऊपर मैंने मेंशन किया है। हमारा दूसरा तवा है नॉनस्टिक तवा। नॉनस्टिक तवे में भी टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है, इसलिए इसको रोज़ाना कुकिंग में यूज़ करने की सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन सेक के बताती हूँ। रोटी डालने के बाद जब एक साइड इसकी थोड़ी सी ही सेकनी है और दूसरी साइड को पूरा पका लेना है। जब पूरी साइड पक जाए तब आप इसको पलट दीजिए। कपड़े की मदद से आप इसको दबा दबा के सेक सकते हो। देखिए, बढ़िया अच्छी फूली हुई रोटी भी इसमें सेक कर तैयार हो गई। या तो दूसरा तरीका, इसे आप तवे पे सेकने के बाद डायरेक्ट बर्नर के ऊपर सेक सकते हो, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल के ये बनेगी। दोनों ही रोटियां हमने एक ही तवे पे बनाई हैं, लेकिन दोनों ऊपर से आपको अलग अलग दिखेगी, क्योंकि एक को पूरी तरीके से तवे के ऊपर पकाया गया और एक को फ्लेम के ऊपर। तो दोनों ही रोटियां दिखने में सिर्फ अलग अलग दिखेंगी, लेकिन उनकी सॉफ्टनेस बिल्कुल एक जैसी है। तो अगर आपको तवे पे रोटी सेकना ज़्यादा सेहतमंद लगता है, वो तरीका यूज़ करें या फ्लेम वाला यूज़ करें। इसके बाद बारी आती है लोहे के तवे की, जो ज़्यादा घरों में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये तवा यूज़ करते टाइम आपको सिर्फ एक बात का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि फ्लेम या टेम्परेचर। लोहे का तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म अगर आपका तवा हो जाए तो इसमें आपकी रोटी बीच में झट से पक जाएगी, और फिर आप उसको अगर सेकेंगे तो वो कभी फूल नहीं पाएगी। इसलिए बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि सारी मेथड को सही से फॉलो करने के बावजूद भी रोटियां क्यों नहीं फूलती, क्योंकि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। रोटी फूलने से या सही से पकने से पहले ही कुछ ज़्यादा ही ओवर कुक हो गई है, जो अभी नहीं फूल पाएगी। इसलिए तवे के तापमान को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, फिर आप इसमें एक अच्छी तरीके से रोटियां बना सकते हो जो बहुत बढ़िया फूलेंगी। और लोहे के तवे के ऊपर सीखी रोटियों का स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। सिर्फ टेम्परेचर पर ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं मिट्टी का तवा। इस तवे पर भी आप रोटियां बहुत अच्छे से बना सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि बीच में रोटी बहुत जल्दी पक जाती है और किनारे सारे कच्चे रहते हैं। ऐसी रोटी भी कभी नहीं फूलती, इसलिए फिर किनारे के भाग को बारी बारी से बीच में लाके सेकना पड़ता है। जब ये पीछे से पूरी तरीके से सेक जाए तब आप इसको पलट सकते हो। कपड़े से दबाएंगे तो इसमें भी आप फूली फूली रोटी बना पाएंगे, या डायरेक्ट आप इसको फ्लेम पे भी तैयार कर सकते हो। गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटी आपकी बनके तैयार होगी, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। और ये तवा यूज़ करते वक्त आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पका सकते, वरना ये तवा टूट भी सकता है, फूट भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है इस वाले तवे की, जो कि हार्ड एनोडाइज मटेरियल से बनाया गया है, जो मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
मैं इसी तवे को इस्तेमाल करके रोटियां बनाती हूँ। ना तो इसमें रोटी ज़्यादा चिपकती है, ना ही जलती है, और बहुत जल्दी जल्दी आप रोटी को सेक पाते हो। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो रोटी डालने के बाद आप देखेंगे कि रोटी अच्छे से फूल रही है। डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे तो बिल्कुल बढ़िया फूलेगी। हम जब तवे पे रोटी सेकते ना तो थोड़ी कम फूलती है, फ्लेम पे ज़्यादा फूलती है। अब रोटियां बना ली, गीली हो जाती है। अगर डायरेक्ट टिफिन में रख देंगे या किसी प्लेट में रख देंगे तो पहले उसको एक छलनी में निकालना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए। जब वो हल्की सी उसकी भाप कम हो जाए फिर आप उसको प्लेट में सर्व करें या आप उसको टिफ़िन में पैक करें। लेकिन टिफ़िन में पैक करने के बाद भी टिफ़िन में वो गीली हो जाती है, तो तरीका ये है कि मैंने ऐसे छोटे छोटे रुमाल काट के रखे हैं। तो इन रुमालों के अंदर मैं रोटी को अच्छे से पैक करके फिर टिफ़िन में देती हूँ। इससे ना तो रोटी गीली होती है और सॉफ्ट रहने में भी मदद मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गरम गरम रोटी को कपड़े के अंदर ना रखें। पहले छलनी पे निकालें फिर कपड़े में पैक करें। लेकिन कपड़े को हर रोज आपको धोना पड़ेगा, धूप में सुखाना पड़ेगा। अब अगर आपको लंबे समय के लिए रोटियों को फ्रेश रखना हो तो आपको कैसरोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनमें हम रोटियों को पूरा 1 घंटा गर्म रख सकते हैं और आगे के 5 या 6 घंटे के लिए ताज़ा बनाए रख सकते हैं। आजकल ऐसे मॉडर्न कैसरोल्स मिलते हैं जिनमें अंदर अपने आप एक जाली दी जाती है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो घर में कोई भी जाली वाला स्टैंड होगा, उसको नीचे रख के फिर आप इसमें रोटियां रख सकते हो। लेकिन रोटी को बिल्कुल तवे से निकालकर कैसरोल के अंदर नहीं डालना है, पहले छलनी में ही निकालें। या दूसरे तरीके में आप ऐसे कॉटन के रुमाल से यूज़ कर सकते हो। रोटियों को रखने के बाद ऊपर की रोटी को घी लगा होता है तो उसको उल्टा कर लीजिए, फिर रुमाल को बंद कर दीजिए। अगर आप घर के कोई रुमाल यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन आपको ऐसे रुमाल भी मिल जाते हैं जो रोटी रखने के लिए अच्छे हैं। लेकिन रोटी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तो मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटियाँ मेरी मम्मी बनाती हैं, उनसे अच्छी उनकी मम्मी बनाती है। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, धीरे धीरे आपको रोटी बनाना परफेक्टली आ जाएगा। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।